दोस्तों नमस्ते। आज ये क्लास पाषाण काल की रहेगी। अभी मैंने अभी सभ्यता वाला टॉपिक शुरू नहीं किया है, क्योंकि पाषाण काल में वर्तमान में इतने शानदार प्रश्न बन रहे हैं कि यहाँ से एक जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ से थोड़ा हम अच्छा करें। 10-11 प्रश्न मैंने पिछली क्लास में हल करवाए थे, और जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो देखा था, शायद मेरे अनुसार उनका लगा होगा कि ये बेस्ट काम है। ठीक है, तो ये पाषाण काल की आज दूसरी क्लास है, और आज मैं आपको यहाँ कंप्लीट करवा दूंगा। मैं एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल ये नई चीज है आपके लिए। थोड़ा अटपटा सा ये लग सकता है, परंतु ये आपको करना होगा। और ये सीख लिया, ये चीज आपने कर ली और इनके आपने नोट्स बना लिए, ये स्थायी काम होगा। कभी भी, कहीं भी, कहीं से भी आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना सा आप आराम से आप कर लेना। ये निःशुल्क है, कोई पैसे नहीं लग रहे, आपको जो उचित लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो पाषाण काल की एक क्लास हो चुकी थी कल, आज दूसरी क्लास है, और इसमें मैं पाषाण काल कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, देखो पहला प्रश्न देखो आज का। 11 प्रश्न मैंने कल हल करवा दिए थे। ठीक है, 11 प्रश्न मैंने कल हल करवा दिए थे, ये 12वां प्रश्न है। प्रश्न देखना, माइक्रोलिथिक उपकरण का संबंध किस काल से। ठीक है, देखो माइक्रोलिथिक का अर्थ होता है सूक्ष्म उपकरण। ठीक है, सूक्ष्म उपकरण क्या होता है माइक्रोलिथिक का? माइक्रोलिथिक होता है कि सूक्ष्म उपकरण, मतलब ये हो गया कि हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा। ठीक है, हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा, तो पूरा पाषाण काल में मैं आगे आपको एक मानचित्र के द्वारा या एक फोटो के द्वारा मैं बताऊंगा कि देखो बदलाव कैसे आया। जैसे ही पूरा पाषाण खत्म होता है तो पूरा पाषाण काल खत्म होता है, फिर आता है मध्यकाल। मध्य पाषाण काल आता है, तो मध्य पाषाण काल और इस दोनों प्रक्रियाओं के बीच में जो समय था ना, इस समय में मानव के द्वारा जो बुद्धि का विकास हुआ, तर्क शक्ति का विकास हुआ, उससे क्या हुआ, जो उपकरण थे ना, उपकरण, इनमें आकृति में बदलाव आने लगा। ठीक है, पहले बड़े बड़े पत्थरों को काम में लेते थे, फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि ये बड़े पत्थर काम के लिए, फिर उनको घिस घिस के क्या कर दिया, छोटा करना शुरू कर दिया। तो मध्यकाल हम विशेषकर हम पढ़ेंगे सूक्ष्म उपकरण या माइक्रोलिथिक। ठीक है, तो माइक्रोलिथिक उपकरणों का संबंध किससे हो जाएगा? मध्य पाषाण काल से हो जाएगा। दिमाग में रखना, ऐसा ऑप्शन भी आ सकता है, मध्य पूरा पाषाण काल। तो मध्य पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का दूसरा भाग है, याद रखना, मैंने आपको करवाया था। तो मध्य पाषाण काल मतलब हो गया कि ये दूसरा चरण। ठीक है ना, प्रथम चरण कौन कौन सा हो गया? पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा हो गया नव पाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के उपकरण कौन से थे? माइक्रोलिथिक प्रकार के थे, मतलब यानी सूक्ष्म उपकरण थे। छोटी, इनकी आकृति छोटी कर दी गई थी धीरे धीरे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा दिमाग में इसको रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अब देखो, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि बागोर, तो बागोर है कहाँ, ये आप दिमाग में रखो। बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा में है। देखो बागोर से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि पशुपालन का प्राचीनतम उल्लेख हमें कहां से मिलता है? बागोर से मिलता है। तो बागोर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्तर है मेरे अनुसार मध्य पाषाण काल की। एक भारत के दृष्टिकोण से देखें तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि बागोर से जो पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं, कितने वर्ष पुराने हैं? तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से लगभग 5000 ईसा पूर्व के अवशेष हमें यहाँ से मिलते हैं। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। बागोर के बारे में प्रश्न बन चुका है, तो बागोर के बारे में मैंने कंप्लीट इस पर एक अलग से प्रश्न बनाया है, वहां मैं आपको समझाऊंगा। आपको सिर्फ अभी इतना ही देखना है कि बागोर भीलवाड़ा से है, और पशुपालन के प्राचीनतम हमें साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, और इनका काल कौन सा था? लगभग 5000 ईसा पूर्व के लगभग इनका काल रहा था। ठीक है, इतना आप यहाँ से आराम से समझ लेना। अगला प्रश्न देखो। अब देखो ये, अब देखो मैंने आपको कहा ना कि आप जब भी पाषाण काल पढ़ो, एक तो आप पढ़ना स्तर,
क्या पढ़ोगे? एक तो आप पढ़ना स्थल, एक आप पढ़ना उपकरण, ठीक है, और एक आप पढ़ना खोजकर्ता। ठीक है, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि स्थल तो आपको स्टार लगा के याद करने हैं कि कौन से काल के कौन से स्थल सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको यही करना है। और विशेषकर ये चीज भी आपको करनी पड़ेगी, उपकरण कौन से काल में, उन उपकरणों का क्या क्या नाम दिया गया था आकार के आधार पर, और उसके खोजकर्ताओं से संबंधित कोई जानकारी मिलती है तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अब यहाँ समझना, देखो ब्लेड ड्यूरिन, तो ड्यूरिन नहीं है, ब्लेड ब्यूरिन है, ब्लेड ब्यूरिन। ठीक है, ब्लेड ब्यूरिन और स्क्रैपर नामक उपकरण किस काल के माने जाते हैं? तो वो हो जाएगा मध्य पाषाण काल। ठीक है ना, ब्लेड ब्यूरिन और स्क्रैपर नामक उपकरण किस काल के माने जाते हैं? तो मध्य काल के माने जाते हैं। पूरा पाषाण का काल का मैंने बताया था आपको, चॉपर चेपिंग, पेबुल, तो ये कौन से हैं? ये पूरा पाषाण काल के उपकरण माने जाते हैं। चॉपर चेपिंग संस्कृति भी इसको कहते हैं, पेबुल संस्कृति भी इसको कहते हैं। तो मध्य पाषाण काल के उपकरण कौन से हो गए? ब्लेड ब्यूरिन और स्क्रैपर उपकरण कौन से हो गए? ये मध्य पाषाण काल के हो गए। तो मैंने आपको बता देना कि उपकरण आपको याद करने हैं और क्या सामग्री वहां से प्राप्त हुई वो याद करना है, और सबसे महत्वपूर्ण वो चीज है कि कौन सा स्थान कहां पर। ठीक, इतना आप यहां से कर लेना, मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। अब देखो मध्यकाल के प्रमुख स्थान मैंने आपको बताया कि मध्य पाषाण काल में राजस्थान के प्रमुख स्थल कौन से हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल में मैंने दो चीज बता दी आपको, एक तो बताई है बागोर, ठीक है, एक मैंने बताया था तिलवाड़ा, एक मैंने आपको बताया था तिलवाड़ा। ठीक है, अब इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्थल से जहां से हमें मध्य पाषाण काल की शर्तों के बारे में, उपकरणों के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखो आप ये अपनी कॉपी में नोट लगा के ये चीजें लिख लेना, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। ऐसा मान के चलो कि ये 1,00,000 रुपए का प्रश्न है। ठीक है, आलनिया, कोटा, सोहनपुर, सीकर, विराटनगर, जयपुर, हरसोर और समादा, अलवर, विलासगढ़, कोटा। ठीक है, ये सभी, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ये आप अलग से अपनी कॉपी में जब नोट्स लिख रहे हो ना, तो वहां ये चीज लिख लेना कि राजस्थान में मध्य पाषाण काल के कौन से स्थल है, कौन कौन से स्थल है। तो बागोर है, तिलवाड़ा है, आलनिया, सोहनपुरा, विराटनगर, हरसोर, समादा और विलासगढ़, ये सभी स्थल कौन से हैं? मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से कुछ ना कुछ उपकरण इससे संबंधित हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये आप स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखो, ये देखो, अब एक थोड़ा बदलाव आया है प्रश्न का कि मैंने लगभग स्थलों के बारे में लगभग करवा दिए, उपकरणों बदल होती है। अब देखो राजस्थान में पाषाण काल का सबसे एक महत्वपूर्ण चीज होती है, वो है शैल चित्र। क्या है? शैल चित्र है। शैल का मतलब हो गया कि पत्थरों पर चित्र अंकन। ठीक है, पत्रों पर चित्र अंकन बने हुए मिलते हैं। और मैंने आगे प्रश्न ऐड की है, तब आएगा। आप इतना यहाँ से समझो कि राजस्थान में हमें शैल चित्र भी प्राप्त होते हैं। जैसे प्राप्त होता है भारत में भीमबेटका से हमें मध्य पाषाण काल की शैल चित्र प्राप्त होती है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ से शैल चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही क्षेत्र राजस्थान में है और आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत कम किताबों में ये चीजें लिखी हुई है। तो राजस्थान में शैल चित्र प्राप्त होने वाले प्रमुख स्थल है ना, वो आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो एक तो विराटनगर, सोहनपुरा, हरसोर और समादा और आलनिया, ये सभी। देखो जरूरी नहीं है कि जो मध्य पाषाण काल का स्थल है वहां से शैल चित्र प्राप्त हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मध्य पाषाण काल में तो बागोर भी है, ठीक है, तिलवाड़ा भी है,
तो यहाँ से तो हमें शैल चित्र के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए ऑप्शन में अगर कोई ये बात दिख जाए ना आपको, तो आप अपने दिमाग में जरूर रखना कि विराटनगर, सोहनपुरा, हरसौर और समादा और आलनिया, ये शब्द यहाँ से क्या हमें प्राप्त होता है, यहाँ से हमें शैल चित्र प्राप्त होते हैं। और शैल चित्र विशेष रूप से किस काल के माने जाते हैं, तो मध्य पाषाण काल से शैल चित्रों का संबंध माना जाता है। ठीक है ना, तो आप ये जरूर अपने कॉपी में अलग से लिख लेना। ये चीज आपको बहुत कम किताबों में मिलेगी, इसलिए नई चीज है आपके लिए, परंतु सीखना होगा। और जब हम सीखेंगे नया तो परिवर्तन आएगा, परिवर्तन धीरे धीरे आएगा, क्योंकि क्षमताएं कम होती है विद्यार्थियों की, क्योंकि वन लाइनर पढ़ पढ़ के इतना कमजोर हो गया है कि ये चीजें सहन करना मुश्किल है। तो आप थोड़ा एडजस्ट करना इन चीजों को, और हो सके तो आप समझने का प्रयास करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 17 नंबर देखो, स्टार लगा अपने काफी नोट कर लेना। शैल चित्रों के बारे में, वर्तमान में शैल चित्रों की प्रश्न शैली है, शैल चित्रों का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको स्पेशल रूप से प्रश्न बनाया है कि किस पुरातात्विक ने बूंदी से भीलवाड़ा के मध्य सबसे लंबी शैल चित्र श्रृंखला की खोज की थी, जो लगभग 35 किलोमीटर की थी। तो आप इस यहाँ ध्यान रखना, बूंदी और भीलवाड़ा की जो शैल चित्र प्राप्त हुए थे मध्य पाषाण कालीन, ये भी मध्य पाषाण कालीन है। ठीक है, बूंदी से भीलवाड़ा की जो श्रृंखला प्राप्त हुई ना, वो किस व्यक्ति ने खोजी थी, तो वो थे ओम प्रकाश शर्मा। स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट लगाना कि ओम प्रकाश शर्मा के द्वारा बूंदी और भीलवाड़ा की जो एक श्रृंखला थी, चित्रों की श्रृंखला, वहां पर उसने उसकी खोज की थी। तो ओम प्रकाश शर्मा का नाम आप दिमाग में जरूर रखना। जहां भी बूंदी और भीलवाड़ा के शैल चित्र आए ना, तो उन शैल चित्रों के बारे में ओम प्रकाश का नाम आप साथ में ऐड कर लेना। ठीक है, मेरे अनुसार ये सबसे बेस्ट प्रश्न, आज का सबसे बेस्ट प्रश्न है। अगर कॉलेज वाक्यता में ऐसा प्रश्न बनेगा तो मजा आ जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न देखो, राजस्थान में उत्तर पाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब देखो, आप समझना कि एक मैं आपको चीज समझाता हूँ। एक मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, फिर भारत में आता है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। परंतु हम मानते हैं कि नवपाषाण काल का राजस्थान में नवपाषाण काल आया ही नहीं, है ना। ऐसा हम किताबों में लिखा मिलता है कि भारत में मध्य पाषाण काल के बाद सीधा ही क्या आता है, उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल की हमें जानकारी यहाँ से मिलती है। तो नवपाषाण काल से संबंधित हमें जानकारी नहीं मिलती है राजस्थान में। कुछ समय का परिवर्तन रहा होगा, क्योंकि मध्य और नव के बीच में क्या है, जैसे होता है कृषि का स्थानांतरण, ठीक है, कृषि, स्थायी निवास, अग्नि की खोज, बहुत सारे ऐसे जानकारियां हैं जहां से हमें मध्यकाल से नवपाषाण काल के बारे में जानकारी देते हैं कि जो परिवर्तन हुआ है। परंतु नवपाषाण काल का हमें राजस्थान में कहते हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, अब राजस्थान में सामग्री मिलती है उत्तर पाषाण काल की। नवपाषाण के बाद का जो समय था उसको उत्तर पाषाण काल कहते हैं। और उत्तर पाषाण काल की जानकारी के लिए ये हमारे लिए स्थल बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इनको भी अपने कॉपी में स्टार लगा के नोट कर लेना कि उत्तर पाषाण काल के राजस्थान में अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो वो हमीरगढ़, भीलवाड़ा बिल्कुल सही है, जहाजपुर भीलवाड़ा, समदड़ी बाड़मेर और भरणी टोंक सभी बिल्कुल सही है। तो हमीरगढ़, एक तो हमीरगढ़, जहाजपुर, समदड़ी और भरणी, ये 4 या 5 ऐसे स्थल है जहां से हमें उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। कहीं जिले भी पूछ लेना तो जोधपुर, बाड़मेर, अलवर, अजमेर ऐसे आप बता सकते हो, भीलवाड़ा बता सकते हो। परंतु प्रॉपर ये मुझे लगता है कि आजकल ये नाम ही पूछते हैं, जिले कम पूछते हैं, पर्टिकुलर नाम पूछते हैं, इसलिए मैंने ये चीजें ऐड की है। ये उत्तर पाषाण कालीन है, आप दिमाग में ये रखना। राजस्थान में कहते हैं कि नवपाषाण कालीन नहीं आया था। ठीक है, तो इतना आप यहाँ से अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो,
एक चीज मैंने ये बागोर की ऐड की क्योंकि बागोर भारत का महत्वपूर्ण केंद्र था मध्यकाल में, जो कृषि और पशुपालन के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो बागोर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, आप दिमाग में रखना कि इसकी खोज लूणी नदी किनारे की गई थी। देखो, लूणी नदी के किनारे नहीं की गई थी। कौन सी नदी थी? कोठारी। कौन सी नदी थी? कोठारी नदी, भीलवाड़ा। कोठारी नदी, भीलवाड़ा। तो लूणी नदी नहीं होगा। बागोर वैसे सभ्यता है भी भीलवाड़ा में, और बागोर की सभ्यता की खोज कोठारी नदी के किनारे की गई थी। आप इतना जरूर दिमाग में रखना, ठीक है। तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसका उत्खनन कार्य वीएन मिश्र और एल एस लेसिनक ने किया था। ये स्टार लगा के आप अपनी कॉपी में नोट, वीएन मिश्र का तो सबको ही पता है बागोर का, परंतु ये नाम आप अपने कॉपी में जरूर लिख लेना कि एल एस लेसिनक के द्वारा भी इसका उत्खनन कार्य किया गया था, ठीक है। ये भी बात सही है। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लघु पाषाण यहाँ से उपकरण, बहुत सारे उपकरण प्राप्त होते हैं, ये भी सही बात है, क्योंकि लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होंगे ना। लघु पाषाण काल का मतलब हो गया मध्य पाषाण काल। मैंने बताया था ना माइक्रोलिथिक। माइक्रो का मतलब क्या हुआ है? लघु तो है ना, सूक्ष्म। तो यहाँ से भी ये उपकरण प्राप्त होते हैं। यहाँ से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ से तांबे की छेद वाली सुई का उपकरण प्राप्त होता है। तो स्टार लगा के आप इसमें भी लिख लेना, क्योंकि बागोर ताम्रपाषाण कालीन स्थल भी है, ठीक है ना। तो ताम्रपाषाण काल का स्थल भी इसको माना जाता है। बाद में परिवर्तन होता गया, क्योंकि ये तो एक जब स्थायी थे, काल बदलते गए थे तो परिवर्तन होता गया था, ठीक है ना। तो तांबे की छेद वाली सुई का आप जरूर दिमाग में ये चीज रखना, ठीक है। और एस लेसिनक की आप जानकारी दिमाग में जरूर रखना कि इसका संबंध किस उत्खनन स्थल से है, तो वो बागोर, ठीक है। तो ये कथन ये गलत हो जाएगा। ये कोठारी नदी के किनारे है, ना कि लूणी नदी के किनारे, ठीक है। अच्छा प्रश्न, अगला प्रश्न देखो। और कुछ स्थल बच गए थे, मैंने सोचा कि अगर कोई परीक्षा में मिलाने वाला प्रश्न पूछ ले तो आप दिमाग में रखा करो कि डाडा थोरा बीकानेर में बिल्कुल सही है, सही नहीं पूछ रहा, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। डेडिकर अलवर बिल्कुल सही है। सोहनपुरा सीकर बिल्कुल सही है। हरसोर अलवर बिल्कुल सही है। आलनिया नागौर, आलनिया नागौर नहीं है। आलनिया कहाँ पर है? कोटा में है, ठीक है। तो ये कुछ स्थल थे। प्रश्न अगर बेसिक प्रश्न बन जाए तो ये कुछ स्थल हैं। यहाँ से आपको भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा पाषाण कालीन सही सुमेलित नहीं है, ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है। तो आलनिया कहाँ है? आलनिया कोटा का है। और नागौर के आगे एक प्रश्न बनाया तब मैं वहाँ आपको समझाऊंगा, ठीक है। इतना आप जरूर एक डाडा थोरा वाला, बीकानेर वाला ये जरूर आप दिमाग में रखना। और डाडा थोरा और डेडीकर नामक दोनों अलग अलग है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। ये भी आप स्टार लगा के ही लिख सकते हो। अभी तक परीक्षा में पूछा हुआ नहीं प्रश्न है, तो फिर मेरे अनुसार यह प्रश्न बनने की संभावना है कि किस स्थल से पहली बर्ड राइड रॉक पेंटिंग मिली? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली, जो देश की पहली पुरातत्व की पेंटिंग है। तो ये बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग हमें कहाँ से मिलती है? तो वो गरदड़ा बूंदी से मिलती है। कहाँ से मिलती है? गरदड़ा बूंदी से हमें यहाँ से ये जानकारी मिलती है कि बर्ड राइडर, बर्ड का मतलब पशु, पशु राइडर रॉक पेंटिंग, रॉक का मतलब हो गया पत्थर की पेंटिंग, ठीक है। तो हमें ये कहाँ से मिलती है? ये गरदड़ा बूंदी से हमें इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। अच्छा प्रश्न बन सकता है, प्रश्न मोस्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखो। ये भी आप स्टार लगा के ही लिख लेना। हड़ौती क्षेत्र, हड़ौती का मतलब हो गया कि कोटा वाला लगभग यहाँ से क्षेत्र। आलनिया, भानपुरा स्थलों से किसने शैल चित्रों की खोज की थी? तो ये भी प्रश्न मेरे अनुसार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि हड़ौती के क्षेत्र आलनिया भानपुरा स्थलों से किसने शैल चित्रों की खोज की थी? तो आप स्टार लगा कर लिख लेना कि जगत नारायण श्रीवास्तव। किसने? जगत नारायण श्रीवास्तव में हड़ौती के क्षेत्र में जो शैल चित्र थे उनकी इसने यहाँ से खोज की थी। तो ये भी अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है,
ठीक है, आलनिया और बानपुरा आप दिमाग में रखना, हड़ौती क्षेत्र से मतलब कोटा से संबंधित थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ये प्रश्न ऐड किया है मैंने, अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में एक नाम यहाँ से पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने ये पूरा प्रश्न ही यहाँ आपके यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, नागौर का कौन सा पूरा पाषाण कालीन स्थल जहां से हस्त निर्मित कुल्हेड़ियां प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, नहीं हुई है। ठीक है, ये आप दिमाग में रखना, नहीं हुई है। और प्रश्न देखो यही कह रहा है कि जानकीपुरा बिल्कुल नागौर में स्थित है और यहाँ से कुल्हेड़ियां प्राप्त हुई है। ठीक है, अमरपुरा ये भी नागौर में है, सिंधी तालाब ये भी नागौर में है, इंदुलाव की ढाणी ये भी नागौर में है, परंतु बांका गांव कहाँ पे है? बांका गांव पड़ता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में पड़ता है मेरे अनुसार, मैंने भी ऐसा करवाया था। बांका गांव, हाँ भीलवाड़ा बिल्कुल सही। ठीक है, बांका गांव कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, जो एक दिमाग में रखना, यहाँ से बांका से पहली शैल चित्र गुफा प्राप्त होती है। ये भी स्टार लगा के आप इस बांका गांव के बारे में स्टार लगा के ये चीज लिख लेना कि बांका गांव पहली शैल चित्र गुफा प्राप्त हुई है और ये भीलवाड़ा में स्थित है। बाकी ये तीनों ही स्थल कहाँ से हैं? नागौर से हैं। नागौर से हैं। अब नागौर वाले सोचेंगे सर ये कहाँ पे है, हमने तो कभी नाम सुना ही नहीं। तो भाई ये कोई प्राकृतिक पुरातात्विक स्थल है, इतना दिमाग में रखो। और वहां से कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी जरूर देना। ठीक है, तो ये प्रश्न था कि नागौर का निर्मित कुल्हेड़ियां प्राप्त नहीं हुई है, तो नहीं कहां से हुई है? बांका गांव से। कि बांका गांव का संबंध कहां से है? भीलवाड़ा से है। और यहाँ पहली शैल चित्र गुफा प्राप्त हुई है, ये स्टार लगा के अपनी कॉपी में अलग से लिख लेना। ये तो आपको नाम ऐड करने ही करने। ठीक है, तो लगभग इतने ही प्रश्न थे। हाँ, 23 ही प्रश्न है और मैंने कोशिश की है कि पाषाण काल को मैंने आपको यहाँ कंप्लीट करवा दिया। आप चाहे राजस्थान पुलिस की देना, चाहे कॉलेज वैकेटा के देना, आरएस की देना, यहाँ से प्रश्न कोई बाहर नहीं जाएगा अगर नया बनागा तो। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसका कैसे यूज करते हो और नोट्स बना के पढ़ते हो या फिर ऐसे ही आप ऐसे याद करते, वो आपके ऊपर निर्भर है। बाकी मैंने अपना पूरा काम कर दिया है। कल से सभ्यता वाला टॉपिक रहेगा और लगभग मैं आपको कालीबंगा की वहाँ से शुरू करूँगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो मस्त। और अपने साथियों को भी आप यहाँ से जोड़ सकते हो। अभी कोई ज़्यादा हुआ नहीं है, 6 या 7 क्लास हुई है, तो आप अपने साथियों को जोड़ सकते हो, उनको भी नोट्स बनाने की आप सुझाव दे सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।